गीत गुंजन या कथा, संगीत सरगम और कविता, हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है विविधा 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 विविधा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री मुकुल जोशी की कहानी, जिसका शीर्षक है स्वाद। श्री मुकुल जोशी जी सेना से कर्नल के पद पर अवकाश प्राप्त हैं। आपकी 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें से पहली है मैं यहाँ कुशल से हूँ और दूसरी छठी पेंटिंग, और कई कहानियां प्रकाशाधीन हैं। देश की सभी प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां प्रमुखता से छपती हैं। तो आइए आज सुनते हैं श्री मुकुल जोशी की कहानी स्वाद, उन्हीं की जुबानी। स्वाद, यही उसकी दौलत थी। जैसे बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट, मित्तल का आर्सलर और अंबानी का रिलायंस। लेकिन औरों के लिए 3 रुपए किलो में बेची जाने वाली कागज़ों की रद्दी। यह दौलत थी 10 वर्षों से संभाल कर टीन के बड़े बक्से में तरतीब से रखी गई साहित्यिक पत्रिकाएं, विकल्प, सारिका, हंस, कथन, पहल, वर्तमान साहित्य, कहानी जैसी और भी कई पत्रिकाएं। यह टीन का बड़ा बक्सा वैसे घर के रजाई, गद्दे आदि रखने के लिए खरीदा गया था। बक्से से पूरी पत्रिकाओं को जमीन पर फैलाकर उलटते पुलटते वह समुद्र में भटके दिशाहीन और त्रस्त नाविक की तरह महसूस कर रहा था। अपनी आत्मा का सौदा करना था उसे आज। बेहद मजबूर था वह। क्या इसी दिन के लिए उसने इन सबको संजो कर रखा था, रद्दी में बेचने के लिए? कितनी बार अम्मा बाबू से वह लड़ा है इन पत्रिकाओं के लिए, जब जब वे इन सबको रद्दी में बेचने को कहते। अम्मा कहती, ये बक्सा रजाई गद्दे रखने के लिए है और तूने इसमें किताबें भर दी। रजाई गद्दों पर बाहर पड़े पड़े धूल जमती जा रही है, क्या करेगा झाड़ झंकाड़ इकट्ठा करके? वह सोचता कि नौकरी लगते ही पहली तनख्वाह से एक शीशे वाली गोदरेज की अलमारी खरीदकर अपने ड्राइंग रूम में रखेगा और उसमें बक्से में बंद उपेक्षित किताबों पत्रिकाओं को तरतीब से रखेगा। अपने अंदर के आदमी की हत्या करके भर आई आंखों को उसने पूछा और सब पत्रिकाओं को, जो अब रद्दी में तब्दील हो गई थी, को एक चादर से बांधकर एक बड़ी गठरी बना ली। यह गठरी, जो कभी करोड़ों की दौलत थी, आज उसे सिर्फ 100 रुपये के लिए बेचनी पड़ रही थी। बैंक की लिखित परीक्षा पास करने के बाद उसे मुरादाबाद जाना था इंटरव्यू के लिए। 80 रुपये आने जाने के बस के किराए के लिए और 20 रुपये खाने के लिए। थक चुका है वह इंटरव्यू देने के अंतहीन सिलसिले से। अब बाबूजी से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती उसकी। किस मुंह से मांगे कि इस बार, बस इस बार तो वह इंटरव्यू में पास हो ही जाएगा। पूरे 3 साल हो चुके हैं उसे एमए पास किए। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर लिखित परीक्षा पास कर मेरिट में भी आया है, परंतु इंटरव्यू में हर बार फेल। पूरा गांव जानता है कि उससे कहीं निचले स्तर के लड़के खगीराम, भरतराम और हरराम राम होने की वजह से अनुसूचित जाति की श्रेणी में आकर 2 साल पहले ही नौकरी पा गए। राम के नाम में वास्तव में मुक्ति है। काश वह भी अनुसूचित जाति का होता, लेकिन उसने अपने जैसे सामान्य लड़कों को भी नौकरी पाते देखा है अपने ही गांव में। कोई कहता किसी नेता से जान पहचान की वजह से लगी है उसकी नौकरी। अब जो भी हो, मेहनत तो वह पूरी कर रहा है। निराश तो था पर टूटा नहीं था। नौकरी की आस लगाना अब वह घोर अंधेरे में तीर चलाने जैसा मानता था। किताबों से पढ़ी प्रेरणा भरी जीवनियाँ, फलसफे और सूक्तियों से वह जिंदा था और जुझारू भी। मैन कैन बी डिस्ट्रक्टेड बट नॉट डिफीटेड, हेमिंगवे के हीरो सेंटियागो की तरह वह इस फलसफे को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहता था। बहुत गरीबी में बिताए थे अभी तक के दिन। बाबूजी की सीमित आय और थोड़ी सी खेती बाड़ी से सिर्फ ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए ही सोचा जा सकता था। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने,
बैंक ड्राफ्ट बनाने से लेकर इंटरव्यू के लिए दूर शहरों में जाने के लिए कपड़े, किराए तथा आवास का खर्चा उसके बाबूजी की सामर्थ्य के बाहर था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि घर से नौकरी के फॉर्म भरने के लिए अब और रुपए मांगे। छोटी मोटी ट्यूशनों से ही वह प्रतियोगिताओं में बैठने के खर्च का वहन करता। पहले वह माँ से बार बार कहता कि हर दिन आलू, प्याज, कद्दू, पपीते की सब्जी और मसूर अरहर की दाल के अलावा कभी मीट पनीर भी बनाए, पर बाद में समझ में आने पर उसकी स्वाद ग्रंथियाँ स्वतः स्वादहीन हो गई थी। नौकरी में हर बार की असफलता से आस पड़ोस वाले उसे ताने देने लगे थे, खास तौर से वे लोग जो अनपढ़ होने के बावजूद खेती बाड़ी करके अच्छा कमाने लगे थे। साइकिल पर चादर से बंधी गठरी को लेकर वह बाजार की तरफ चल पड़ा। हलवाई की दुकान पर पहुंचने के बाद उसने गठरी उतारी और हलवाई को तोलने के लिए दे दी। 80 रुपये हलवाई ने उसके हाथ पर रख दिए। कम पड़ गई थी करोड़ों की दौलत, क्या कर पाएगा इतने कम रुपयों से। 20 रुपये अभी भी कम थे, भूख तो लगेगी ही। पूरे दिन मुरादाबाद में रहना है, न जाने इंटरव्यू में कितना समय लगे। पास में लॉटरी बेच रहे आदमी की आवाज़ सुनकर उसकी इच्छा हुई कि वह क्यों न लॉटरी का टिकट ही खरीद ले। अंधेरे में तीर भी तो लग सकता है, फिर इसमें कोई रिजर्वेशन भी तो नहीं है। अरे विनायक, यहाँ आना। अपना नाम पुकारने की आवाज़ से वह चौंका। उसने इधर उधर देखा। अरे ये तो मालदा फोटो स्टूडियो के मालिक कालरा की आवाज़ है। स्टूडियो से कालरा ने उसे हाथ के इशारे पर दोबारा बुलाया। मालदा स्टूडियो के बाहर साइकिल खड़ी कर वह अंदर गया। अरे विनायक भाई, मुबारक हो, तुम्हारे लिए 3 ट्यूशन मिल गए हैं। 200 रुपये का एक ट्यूशन, यानी 600 रुपये। कई दिनों से चचा कह रहे थे कि मेरे बेटे विनायक के लिए कुछ ट्यूशन ही दिलवा दो। नौकरी तो पता नहीं कब मिले। मजे की बात यह है कि ट्यूशन का एडवांस भी दे गए हैं, 200 रुपये। सब मिल मालिकों के बच्चे हैं, ये लो 200 रुपये। कहते हुए कालरा ने 200 रुपये उसे थमा दिए। कालरा साहब, आपका यह एहसान, कहते कहते उसकी आंखें भर आई। रुपए पकड़े हाथ कांप रहे थे, खुशी से आवाज़ भरभरा रही थी। पहली बार उसके हाथ में इतने सारे रुपए एक साथ आए थे। 50 रुपये से ज़्यादा की ट्यूशन उसे गांव में नहीं मिली थी और वह सिर्फ अपने पैसों से मुरादाबाद जा सकता। इस बार बाबूजी के आगे पैसे मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। कालरा को धन्यवाद देकर वह तुरंत हलवाई की दुकान पर गया और 80 रुपये उसे वापस देकर पूरी पत्रिकाएं चादर में रखकर उसे बांधकर फिर साइकिल के पीछे कसकर डोरी से बांध दी। हलवाई उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। साइकिल के दोनों हैंडलों को पकड़कर वह रोड के किनारे चल रहा था। उसे बहुत खुशी महसूस हुई अपनी खोई हुई संपत्ति को दोबारा पाकर। भगवान है, वह बुदबुदाया। सिर्फ 100 रुपये ही अधिक थे उसके पास अपने बजट से। रोड पर चलते चलते आसपास की दुकानों को देखते हुए उसने ढेर सारी जरूरी चीज़ें अपने अभाव से ग्रस्त घर के लिए खरीद ली थी। मसलन बाबूजी के लिए गर्म कोट, जूता, माँ के लिए साड़ी, कुकर, स्टील की अलमारी, बर्तन और भाइयों के लिए नए कपड़े, जूते आदि। कई बार वह किसी दुकान के आगे रुकता, दुकान में रखी चीज़ों का आकलन करता और फिर सोचते हुए चल देता। सोचते हुए चलने पर उसे पता ही नहीं लगा कि वह कितना आगे चला आया है। बाजार की सीमा खत्म हो चुकी थी। उसने अपने आप को पंचायत घर के पास खड़ा पाया। उसे हैरानी भी हुई कि बिना किसी मतलब के यहाँ क्यों चला आया। शायद पंचायत घर के पीछे के उद्यान में कुछ ऐसा सम्मोहन था जिसकी वजह से वह यहाँ तक खिंचता चला आया। वह उसी उद्यान की तरफ चल पड़ा। साइकिल पार करने के बाद वह उस उद्यान में पीपल के एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। इस पीपल के पेड़ के नीचे वह अपने जिगरी दोस्त चिनार के साथ पिछले कुछ वर्षों से बैठने आता रहा है। भविष्य के ताने बाने उन दिनों ने ही बुने थे। शक्ति स्रोत रही है यह जगह उन दोनों के लिए। संकट की घड़ियों में यहाँ दोनों ने घंटों बैठकर बतियाते हुए इस पीपल की छाया में भविष्य में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। अपनी अपनी हसरतों को पूरा करने की भीष्म प्रतिज्ञा इन दोनों ने यहीं ली थी। जब वह निराश हो जाता तो चिनार उसमें प्राण फूंकता और जब चिनार घुटने टेकने को होता तो वह उसका संबल बन जाता। अचानक हाथ में लगी बॉल ने उसकी तंत्रा तोड़ी और वह वर्तमान में लौट आया।
थोड़ी दूर पर छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसे ठंड लगने लगी। सूरज बादलों के अंदर छिप गया था और अब हवा भी चलने लगी थी। वह उठा और साइकिल स्टैंड की तरफ साइकिल लेने चल पड़ा। अब वह फिर बाजार जाने वाली सड़क पर था। एक बार फिर चलते हुए वह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी वस्तु घर के लिए खरीदें जिससे घर में सब खुश हो जाएं। राम राम साहब, बहुत अरसा हो गया है, मीट नहीं ले गए। छोटी बकरी का ताज़ा मीट है, 1 किलो तोल देता हूँ घर के लिए। सड़क के किनारे वाली दुकान से कुर्रू ने कहा। कुर्रू को वह बचपन से जानता है। जब उसके बाबूजी म्यूनिसिपैलिटी में सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, कस्बे में कसाईयों द्वारा काटे गए खाने वाले मीट को जांचकर ही वे अप्रूव करते थे। कई बार कुर्रू घर पर भी आ जाता था, मीट में अप्रूव फॉर ईटिंग की मोहर लगवाने। जब बाबूजी घर पर ही होते तब से वह कुर्रू को जानता है, लेकिन तब और अब में 20 वर्ष का अंतराल है। वह साइकिल हाथ में पकड़े चलता रहा। कुर्रू को सिर्फ हाथ भर हिलाया। कितना अरसा हो गया है परिवार में मीट बने, उसे अच्छी तरह याद है। जब घर में यदा कदा मीट बनने को होता तो दोपहर से ही घर में एक खुशनुमा माहौल बन जाता। मीट को बनाने के ढंग पर सब अपनी अपनी राय देने से नहीं चूकते। मीट के टुकड़ों को साफ करने से लेकर मसालों के अनुपात के बारे में, सरसों के तेल में कौले जाने की अवधि के बारे में और आखिर में मीट के टुकड़ों के बदले रंग के बारे में खूब जायकेदार बातें होती। उसके छोटे भाई कैलाश और रघुवर अम्मा के कहने पर भागकर लाला गणपत की दुकान से बड़ी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी ले आते। फिर भागकर क्यारियों से ताज़ा हरा धनिया। फिर भट्टू में पक रहे मीट के चारों ओर वे कुछ ऐसे बैठ जाते मानो वे उसकी मसालों से लबरेज भाप को पूरे का पूरा सांसों से अंदर ले लेंगे और उसे यूं ही हवा में उड़ने नहीं देंगे। सहसा उसे याद आया, एक दिन पंडित जी अम्मा को बता रहे थे कि 2-3 दिन बाद श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और उन दिनों प्याज, लहसुन, मीट, अंडा सब बंद करना होता है। नियम धर्म से रहने पर मृत व्यक्ति और पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है तथा व्यक्ति का परलोक सुधरता है। ऐसा अम्मा, बाबूजी और आस पड़ोस के बड़े बूढ़े भी कहते। यह सोचकर कि श्राद्ध 2 दिन बाद ही शुरू होने वाले हैं, पता नहीं कितने दिन चलें, मीट खरीदने का निश्चय कर वह कुर्रू की दुकान की तरफ वापस मुड़ा। कितने महीनों के बाद घर में आज मीट बनेगा। घर में अचानक मीट लाने पर कैलाश, रघुवर, अम्मा, बाबूजी कितने खुश होंगे। आओ आओ साहब, कुर्रू से देखते बोला, 1 किलो बढ़िया मुलायम मीट तोल देना। अभी लो साहब। 60 रुपये कुर्रू को थमाकर उसने मीट को साइकिल के आगे कंडी में डाल दिया। पुरानी जान पहचान के कारण कुर्रू ने उससे पैसे कम लिए थे। घर पहुंचकर जब उसने ट्यूशन के पैसे से खरीदे गए मीट के बारे में सबको बताया तो उनके चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसे अपनी समझदारी पर गर्व महसूस हुआ, यह जानकर कि इतने कम रुपयों में उसने सबके लिए खुशी का सामान जोड़ लिया। मीट उसने अम्मा को पकड़ा दिया। अब शुरू हुई मीट को बनाने की तैयारी। पीतल के भड्डू को चारों तरफ से पहले गीला किया गया, फिर उसके चारों तरफ राख लगाई गई। कैलाश और रघुवर अम्मा के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे ताकि अम्मा के मीट पकाने के छोटे मोटे कामों को वे पूरा कर सकें। अम्मा ने रघुवर को गरम मसाले लेने जब गणपत के यहाँ भेजा तो कैलाश भी उसके पीछे हो लिया। भड्डू में तेल डालकर अम्मा जब कोई काम से बाहर गई तो उसने जल्दी से डिब्बे से असली घी के 2 चम्मच और डाल दिए गरम होते सरसों के तेल में। अम्मा के आने से पहले ही घी पिघलकर तेल में विलीन हो गया था। रघुवर और कैलाश भी अब गरम मसाले लेकर आ गए थे। अम्मा के साथ साथ सबने लहसुन, प्याज और अदरक काटना शुरू कर दिया और तेल के धुआं छोड़ने से पहले पूरा मसाला तैयार हो गया। अब वे सब भट्टू के चारों ओर बैठ गए। प्याज, लहसुन, अदरक को तेल में डाल दिया अम्मा ने। बीच बीच में वे तीनों लकड़ी के चूल्हे के अंदर कर देते जिससे आग का प्रभाव कम न हो। जब प्याज थोड़ा भूरा होने लगा तो अम्मा ने उसमें मसाला डाल दिया और कड़छी से उसे घुमाते रहने का निर्देश देकर किसी काम से बाहर निकल गई। तीनों ने बारी बारी से कड़छी चलाते मसालों को पकने के बारे में अपनी अपनी राय व्यक्त की।
कुछ देर बाद अम्मा आ गई और आते ही भाप को सूंघकर पता किया कि मीट डालने का वक्त हुआ कि नहीं। फिर अम्मा ने सारा मीट भड्डू में डाल दिया। अब आधे घंटे तक इसे कड़छी से घुमाते कौलना होगा, बारी बारी से सब घुमाना, नहीं तो जल जाएगा। यह कहकर अम्मा पानी लेने बाहर चली गई। इस बीच बाबूजी भी आ गए। अरे वाह, आज कुछ स्पेशल है, कहकर वे भी वहीं बैठकर कड़छी चलाने लगे। बीच बीच में भड्डू से निकलती भाप को सूंघते वे सब अंदाजा लगा रहे थे कि कितनी देर और कौलना होगा। काफी देर तक भड्डू के चारों ओर ओकड़ू बैठने से उनके घुटने दर्द करने लगे थे। इस बीच अम्मा पानी की बाल्टी लेकर आ गई। फिर अम्मा ने मीट के टुकड़ों को घुमाते हुए उसमें से एक टुकड़ा निकालकर मुंह में रखा और अंदाजा लगाया कि पका या नहीं। पानी डालने से पहले सबने छोटा सा एक टुकड़ा चखा और वाह क्या स्वाद है कहकर अपनी अपनी राय जाहिर की। कैलाश अचानक उठा और बाहर चला गया। फिर 2 मिनट बाद वह आया तो हाथ में क्यारी से लाया गया हरा धनिया था। शाम के 7 बजे थे। जनवरी के दिन। सबकी राय थी कि खाना 1 घंटे बाद यानी 8 बजे खाया जाए। अम्मा ने आज चावल भी बना दिए थे। चूंकि वे सब मीट की गंध से पिछले 1 घंटे से परिचित हो चुके थे, अतः मीट के जायके को और बेहतर बनाने के लिए वे 1 घंटे तक उस गंध से दूर रहना चाहते थे, ताकि वे फिर एक बार और उस गंध से सराबोर हो सके। आज चूल्हे वाले कमरे का माहौल ही अलग था। विशेष रूप से दरी बिछाई गई, प्लेट भरकर सलाद काटा गया, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर और हरी मिर्च। हाथ मुंह धोकर 8 बजे वे सब चूल्हे वाले कमरे में बिछाई गई दरी पर बैठ गए थे। पूजा करते समय भी आज उनका मन नहीं लग रहा था। रह रहकर मीट की गंध उन्हें बेचैन कर रही थी। थालियों में रखे कटोरों में अम्मा मीट डाल चुकी थी। मैं बाहर का दरवाजा बंद करके आता हूं, कहीं कोई आ टपका तो मजा किरकिरा हो जाएगा, यह कहते रघुवर सरपट भागा। चिर प्रतीक्षित घड़ी आ चुकी थी। गरम गरम फुलके अम्मा ने सबकी तरफ कटोरदान में रखकर खाने को कहा और खुद अपनी थाली में मीट परोसने लगी। मीट में डुबोकर रोटी का एक एक टुकड़ा सब मुंह में डाल चुके थे। मीट के टुकड़े चबाते हर कौर के बाद आंखों ही आंखों में स्वाद की वाह कहते दाद देते। ज़्यादा बात करके स्वाद में वे विघ्न नहीं डालना चाहते थे। पूरा वातावरण मीट के आस्वाद से तरंगित था। अभी वे रोटी का दूसरा कौर ही मुंह में डाल पाए थे कि सब लोग दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज़ से चौंके। अरे ताऊ जी दरवाज़ा खोलो, लीलाधर की आवाज़ थी। कैलाश भागा दरवाज़ा खोलने। यह टेलीग्राम ताऊ जी को दे देना, पोस्टमैन मुझे ताऊ जी को देने के लिए कह गया था, यह कहकर लीलाधर चला गया। कैलाश ने दोबारा दरवाज़ा बंद किया और मीट का स्वाद लेने के लिए चूल्हे की तरफ भागा। बाबूजी ने टेलीग्राम पढ़कर सुनाया। उनके बड़े भाई यानी हमारे ताऊ जी का देहांत की खबर थी। वे तीनों भाई प्यार से उन्हें ठुल बाबू कहते थे। शून्य के पर्दे पर ठुल बाबू की आकृति यादों के साथ उभर आई। ठुल बाबू जो हर साल बागेश्वर से उनके शांतिपुरी गांव के घर आते और 15-20 दिन उनके यहाँ रहते। सुबह उनकी मंत्रोच्चार से शुरू होती। गांव के बोरी में वे तड़के नहाकर पूजा करने के बाद हम पर गंगा जल छिड़कते। फिर सबके सिरों पर प्रसाद के फूल रखते हुए मंत्र बोलते। पूजा के बाद चाय पीते हुए हुक्का गुड़गुड़ाते। खाली समय में वे हम तीनों को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाते, जिसे हम बड़े चाव से सुनते। सबकी आंखें सजल हो आई थी। वातावरण एकदम निस्तब्ध था। बहुत बुरा हुआ। हम सब भाइयों को उसी ने संभाला, पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। आज हम जो कुछ भी हैं दाजू की वजह से ही हैं, बाबूजी बोले थे। ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है, जो होना था हो गया, किसका बस चलता है इस पर, इस बार अम्मा बोली। ओहो भगवान, बुरा हुआ। दाजू बहुत भले आदमी थे, हे भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। अब किसका बस चलता है मौत पर। उम्र भी हो गई थी 90 बरस। एक उच्छ्वास छोड़ते हुए अम्मा फिर बोली। वे तीनों भाई अम्मा बाबू को कहते सुनते देखते रहे। कुछ पलों बाद मीट की गंध उन सबके नथनों में घुसकर अपना असर फिर दिखाने लगी। जीभ पर बचा मीट का स्वाद फिर जी मचलाने लगा।
क्या अम्मा और बाबूजी अब मीट खा पाएंगे? इस प्रश्न ने तीनों को किंकर्तव्य विमूढ़ कर दिया था। अम्मा, बाबूजी, पंडित जी और बड़े बूढ़ों से वे सुनते आए थे कि किसी सगे संबंधी की मृत्यु पर साल भर उसकी बरसी तक मीट तो दूर, प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा तर जाती है और वह आशीर्वाद देता है। क्या वे सब इतना महंगा और अरसे बाद घर में हसरतों से पकाया गया मीट अब खा पाएंगे? क्या किया जा सकता है फिर अब? भगवान भला करे सबका। अम्मा बोली, जो हो गया उसका अब अफसोस ही किया जा सकता है। इस बार बाबूजी कहकर खाना खाने लगे, अनिच्छा से कौर को मुंह में डालते, मुख में दुख के भाव लिए। अब अम्मा ने भी मीट में रोटी डुबोकर खाना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर वे तीनों भाई भी दुख का लबादा ओढ़े मुंह ठीक मीट की कटोरी की तरफ नीचे करके मीट के टुकड़ों को बिना आवाज़ किए खाने लगे। मीट बहुत स्वादिष्ट बना था, लेकिन अब मौत की खबर ने माहौल ऐसा बना दिया था कि वे सब मीट के स्वाद को चेहरे पर और बॉडी लैंग्वेज से जाहिर कर मृत ताऊ जी की आत्मा का अनादर नहीं करना चाहते थे। उन सब के पास मृत व्यक्ति की आत्मा को श्रद्धांजलि देने का एकमात्र उपाय यही रह गया था कि वे सब इतनी हसरतों, मेहनत और अरसे बाद बने मीट के टुकड़ों को ऐसे मनोभाव के साथ खाएं गोया कि वे हर रोज पकाए जाने वाले आलू अथवा पपीते के टुकड़े हों, फीके और बेस्वाद, सिर्फ पेट में डालकर जिंदा रहने के लिए, जिसको खाते समय जीभ पर किसी स्वाद की ललक नहीं रह जाती। और वे सब मौन धारण कर अब आलूओं के टुकड़ों को निगलकर फुलबाबू को श्रद्धांजलि दे रहे थे, निर्विकार भाव से। थैंक यू।